नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द दिवाली अकेडमी में। और इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधी जो स्टडी जीके की सीरीज चल रही है हमारी उसको। और ये सवाल जो शामिल किया जा रहा है वो किया जा रहा है 1995 से लेकर 2019 तक के यूपीएससी की परीक्षा, सिविल सेवा परीक्षा जो होती है यूपीएससी की, उसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल उनको हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। और ये पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का संकलन है, ठीक है। तो इससे पहले यदि आपने प्राचीन भारतीय इतिहास संबंधी प्रश्न नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और उसमें वहाँ पे लिंक दे दिए, उन लिंक की सहायता से आप उन लेक्चर तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित लिंक भी वहाँ पे दे दिए, उनको उन लेक्चर को देखना तो आप उन लिंक की सहायता से उन लेक्चर को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी उन लेक्चर तक पहुँचा जा सकता है। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। क्या किया था स्पष्ट रूप से परिभाषित? ये सवाल पूछा गया 2015 में। चेक करते हैं क्या ऑप्शन यहाँ पे। न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का अलगाव, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र, भारतीय राज्य सचिव और वायसराय की शक्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, क्या क्या यहाँ पे इन्होंने परिभाषित किया था कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र, इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, आंसर इसका बी। और जानते हैं इसके बारे में, मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड सुधार जो 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम बना, और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार को स्पष्टता परिभाषित किया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है बी। अगला सवाल पे पहुंचते हैं। अगला सवाल है, सत्य शोधक समाज में संगठित किया। सत्य शोधक समाज में क्या संगठित किया? 2016 में सवाल पूछा गया। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या फिर पंजाब में एक विकास आंदोलन। तो सत्यशोधक समाज में संगठित किया, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। आंसर इसका सी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को ज्योतिराव फुले ने की थी, और यह एक समूह था जिसका मुख्य उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जातियों को शोषण और उत्पीड़न से आजाद कराना था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है सी। अगला सवाल है, मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ये सवाल 2016 में पूछा गया है, और ऑप्शन हम देख लेते हैं। सामाजिक सुधार, शैक्षिक सुधार, पुलिस प्रशासन सुधार, संवैधानिक सुधार। तो ये मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड सुधार संबंधित था संवैधानिक सुधार से। आंसर है इसका डी। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में, मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड सुधार भारत में स्वशासी संस्थानों की स्थापना के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में शुरू किया गया था, और यह सुधार 1918 के तैयार मॉन्टेग्यू जेसफोर्ड रिपोर्ट में दिए गए थे, जो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के रूप में आधार बना। ठीक है, तो ये इस प्रकार का आंसर है डी। अगले सवाल पर हम पहुंचते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे दी गई है। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी या किनकी स्थापना से, ये हमको बताना है। ये तीन चीजें स्थापित की गई है, और केशव चंद्र सेन ने किनकी स्थापना की, ये हमको चेक करना है। तो पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, क्या इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की है? चलिए चेक करते हैं। इसकी स्थापना की है राजा राममोहन रॉय। तीन व्यक्ति थे यहाँ पे जिन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। राजा राममोहन रॉय, दूसरे थे द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर, और तीसरे थे यहाँ पे विलियम एडम। ठीक है, एडम्स या एडम थे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। अगला ऑप्शन है वो हम चेक करते हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इसकी स्थापना इन्होंने की, केशव चंद्र सेन जी ने। हाँ, इसकी स्थापना इन्होंने की। अगला है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना इन्होंने की। हाँ, इसकी स्थापना भी इन्होंने की। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो कथन है वो यहाँ पर सही है, और यहाँ पे इससे संबंधित उत्तर यहाँ पे डी, बी वाला बी। ठीक है, केवल दो और तीन। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और जानते हैं इसके बारे में, 1881 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज में मजबूत होने के बाद नया विधान अर्थात सर्वधर्म समाज की स्थापना की। यह भी ब्रह्म विवाह को वैध बनाने और शादी की न्यूनतम उम्र तय करने के लिए भारतीय सुधार संघ का हिस्सा था। और कलकत्ता यूनिटेरियन समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम ने की। ठीक है, तीन व्यक्तियों ने मिलकर इसकी स्थापना की, इसलिए जो पहला कथन है वो यहाँ पर गलत है, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, इसलिए आंसर यहाँ पे बी। अगला सवाल है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो 1907 में यहाँ पे कांग्रेस में विभाजन हो गया था, इसका कारण क्या था? 2016 में ये सवाल पूछा गया। चलिए चेक करते हैं इनके ऑप्शन के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना,
अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो यहाँ पे जो इसका मुख्य कारण था वो था अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का अभाव। ठीक है, तो ये था इसका सही कारण। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। और जानते इसके बारे में, उग्रवादी और नरमपंथी दोनों ही हटी थे। ठीक है, अपने अपनी बातों में अड़े रहते थे। उग्रवादी सोचते थे कि लोगों को उत्साहित किया जाए और स्वतंत्रता के लिए एक लड़ाई चालू की है। उन्हें लगा कि ब्रिटिशों को बाहर उखाड़ फेंकने का यही सही समय, और नरमपंथी उनके राह में बाधा है। सूरत विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उग्रवादी नरमपंथियों की अंग्रेजों से बात करने की क्षमता से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। अगला सवाल है यहाँ पे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना की थी कि द्वितीय युद्ध के बाद हमको यहाँ ऑप्शन देखना है कौन सा है इसमें सही। तो 16 में ये सवाल पूछा गया है, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, और स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में बांट देना चाहिए। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, या फिर भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए। तो यह सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देने चाहिए, इसलिए इसका आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, आंसर है यहाँ पे डी। और जानते हैं इसके बारे में, सर स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना का मुख्य प्रस्ताव था कि भारतीय संघ को उपनिवेशिक पद के साथ स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों का निर्णय लेने के लिए मुक्त होगा, और संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी भाग लेने के लिए मुक्त होगा। क्रिप्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य पद देने का प्रस्ताव किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है डी। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इन कथनों में बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो हमको सही वाले चेक करना है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत है, क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया, क्या त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया? हाँ, ये सही है, अनेक रागों का इन्होंने सृजन किया। अन्नमाचार और त्यागराज समकालीन है? नहीं, ये समकालीन नहीं है। ठीक है, ये गलत है। अगला ऑप्शन है, अन्नमाचार कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत है। ठीक है, क्या ये सही है? ये कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन कौन सा सही है? दूसरा और चौथा कथन सही है। इसके अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं, केवल 2 और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे बी 2018 में सवाल पूछा गया। ठीक है, इसलिए इसका इस प्रश्न का जो कथनों के हिसाब से इसका आंसर है वो है बी। ठीक है, केवल 2 और 4। और जानते इसके बारे में, त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे, और ये कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के एक प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने भगवान श्री राम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। उनके सर्वश्रेष्ठ गीत पंचरत्न कृति अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। नवाचार 15वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध हिंदू संत तथा संगीतकार थे। इन्होंने वेंकटेश्वर की स्तुति में गीतों की रचना की, जिसे संकीर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकीर्तन। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पे, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, जिसे स्टेपल कमोडिटीज के नाम से जाना जाता है, क्या थे? जो पण्य पदार्थ थे वो क्या? 2018 में सवाल पूछा गया। अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और शिक्षा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। तो क्या थे जो पण्य पदार्थ थे? वो थे कपास, रेशम, शोरा और अफीम, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे डी। ठीक है, आंसर है इसका डी। और जानते इसके बारे में, 1750 के दशक में भारत से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फाइन कॉटन तथा रेशम का निर्यात किया जाता था। 1780 से लेके 1860 की अवधि के दौरान भारत प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यातक से परिवर्तित होकर कच्चे माल का निर्यातक हो गया। पहले बनी हुई चीजें बाहर जाती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है? सिर्फ कच्चा माल यहाँ पे बाहर जा रहा है। ठीक है, और यह निर्मित वस्तुओं का एक खरीदार बन गया, जो कच्चे माल बाहर पहुंचाए, बाहर से वापस आए भारत में। तो ये अपने अपने द्वारा कच्चे माल पहुंचाया गया है भारत के द्वारा, और बाहर से बनकर जो माल आया, ठीक है, उसका खरीदार भी यहाँ पे बना। तो और यहाँ पे 18वीं शताब्दी के मध्य कपास, रेशम, शोरा और अफीम कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पदार्थ थे। ठीक है,
तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, एक मिनट, ये सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कौन सा कथन यहाँ पे लागू नहीं होता है? 2018 में सवाल पूछा गया है। दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, या फिर भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो यहाँ पे हमको बताना है कि सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होते। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन से कथन यहाँ पे लागू होते हैं। तो एक एक तरीका ये भी है कि जो हमारा सही आंसर वो यहाँ पर निकल के आएगी कौन से लागू नहीं होते। तो हम संधि व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, हाँ ये इसके अंतर्गत था। ठीक है, ये इसके अंतर्गत था। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था, हाँ ये भी इसका अंतर्गत था, सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये नहीं था। ठीक है, और चौथा ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना है, ये भी इसके अंतर्गत था। ठीक है, जो सहायक संधि व्यवस्था थी इसके अंतर्गत। तो हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सहायक संधि व्यवस्था के अंतर्गत लागू नहीं होता है। तो हमको यहाँ गलत वाला बताना है, तो यहाँ पे इसका आंसर है सी, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक, इन्होंने सहायक संधि का सिद्धांत दैट डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस प्रस्तुत किया था, जिसका उद्देश्य भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना था। सहायक संधि करने वाले बड़े राज्यों के लिए यह आवश्यक था कि वे किसी अंग्रेज सैन्य अधिकारी द्वारा नियंत्रित एक सैन्य टुकड़ी को अपने राज्य में रखे तथा बदले में पूर्ण प्रभुसत्ता वाले क्षेत्र कंपनी को दे, और छोटे स्तर के राज्य बदले में नकद धन दिया करते थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को हर प्रकार के शत्रुओं से रक्षा करना था तथा नेपोलियन जैसे खतरों से भारत को सुरक्षित करना था। ठीक है, तो इस प्रकार जिसका आंसर है वो है सी। आज का अगला और आखिरी सवाल है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था? 2018 में सवाल पूछा गया है। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, या फिर नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो क्या था इसका परिणाम? तो यहाँ पे था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, आंसर है इसका सी। ठीक है, इसका आंसर है सी। जानते हैं इसके बारे में और? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था, और यद्यपि कृषि वस्तु में बाजार और व्यापार काफी संगठित था और पूर्व ब्रिटिश काल में ये बड़े पैमाने पर था, लेकिन ब्रिटिश काल में बाजार वृद्धि ने गुणात्मक एवं मात्रात्मक अंतर को स्पष्ट किया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर सी। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो आप अपनी प्रतिक्रिया देकर बता सकते हैं। यदि आप अच्छा लगा आपको तो यहाँ पर लाइक बटन क्लिक कर सकते हैं, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक बटन यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द IAS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।